हेलो, गुड आफ्टरनून। अभी लास्ट संडे को हमने एक टेस्ट कंडक्ट किया था और अब इसका आंसर की हमने आपको दे दिया है। अब हम करेंगे इसका एक्सप्लेनेशन, राइट। तो जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया हो क्वेश्चंस को और जिन्होंने ये टेस्ट दिया हो उन सब के लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। मतलब भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात की गई है। तो इसमें आपको 4 अनुसूचियां दिख रही हैं। इसके हम जरा इंग्लिश पर आते हैं। ये आपको 4 अनुसूचियां दिख रही हैं यहाँ पे। अच्छा, अनुसूचियों से क्वेश्चन हर साल आते रहते हैं, तो आपको ये सारी, ज़्यादा नहीं 12 अनुसूचियां हैं, तो ये अनुसूची आपको याद होनी चाहिए, राइट। 3rd शेड्यूल, 4th शेड्यूल, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, 4 तो हमने यहाँ पे पूछ लिया है। इसके अलावा 6 और बचते हैं। तो ये 10 के 10 आपको कैसे याद होंगे ये भी हम आपको बताएंगे, राइट। तो पहली बात तो इसका आंसर ढूंढते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है बी, 4th शेड्यूल। 4th शेड्यूल में क्या है? 4th शेड्यूल में यही है कि एलोकेशन ऑफ सीट्स टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा, राइट। बाकी शेड्यूल है। 3rd शेड्यूल में क्या है? इसमें है अफर्मेशन एंड ओथ, यानी शपथ ग्रहण, ठीक है। किनकी शपथ ग्रहण, ये इसके आप डिटेल में जाएंगे तो आपको इसमें मिलेगा कि किनका शपथ ग्रहण। बस आपको याद रखना है शपथ ग्रहण किस अनुसूची में है? 3rd अनुसूची में। 4th में क्या है? सीटों का एलोकेशन। और 5th में क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब एरियाज, मतलब अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन। और ये प्रशासन कैसे है, किसके द्वारा है, ये आपको इसके डिटेल में जाएंगे तब आपको मिलेगा। 6 में भी यही है, लेकिन यहां पर राज्यों का जिक्र किया गया है। वो राज्य कौन से हैं? एएम और टीएम, ये याद रखने के लिए कोड है। अरुणाचल, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर। तो 6th शेड्यूल क्या बात करता है? एडमिनिस्ट्रेशन इस स्टेट में, ठीक। एएम टीएम यानी अरुणाचल, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर। अब बात आती है कि 10 हमने देख तो लिए हैं, तो ये 12 अनुसूचियां हैं, उनको कैसे याद करेंगे? ठीक है, तो कितनी अनुसूचियां हैं? पहली अनुसूची, इसमें क्या है? आपके स्टेट और यूनियन टेरिटरीज यानी यूटी, ठीक है। ये पहली अनुसूची में है, तो ये आपको याद रखना है कि पहली अनुसूची में क्या है। तो भारत के राज्य और उसके यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश। फिर दूसरी अनुसूची में क्या है? इसमें विभिन्न पदाधिकारियों के बारे में बात की गई है, जैसे राष्ट्रपति, लोकसभा के सभापति और उपसभापति, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, इसके अलावा राज्य विधानसभाओं के सभापति और उपसभापति, और इसके अलावा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज। ये जो भारत के पदाधिकारी हैं उनके बारे में दूसरी अनुसूची बात करता है, तो आपको ये भी याद रखना है, राइट। फिर 3rd शेड्यूल हमने बता दिया कि इसमें अफर्मेशन और ओथ है, यानी शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण किसका? राष्ट्रपति, मंत्री, हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज। तो 3rd ओथ, राइट, एंड अफर्मेशन। और 4th क्या है? 4th तो हमने अभी आंसर में देखा था कि एलोकेशन ऑफ सीट्स टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। इसका मतलब हुआ कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में, राइट, कि राज्यसभा में राज्य और केंद्र से कितनी सीटें जाएंगी, ये किसने बात की गई है? 4th में। फिर 5th मैंने आपको बता दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन इन ट्राइब एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज। और उसके अलावा 6 में क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन इन
AMTM यानी अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम, राइट। फिर 7 क्या है, कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन से हैं? अच्छा, इसे अब मैं डिलीट करता हूं। ये आपको 10 अनुसूचियां बहुत आसानी से याद हो जाएंगी, राइट। आपको यहां पे मैं हल्का सा बता देता हूं, बाकी आप बुक में जब भी देखेंगे तो आपको ये चीज रिकॉल होगा, ठीक है। तो 7 शेड्यूल, इसमें क्या है, कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची, इसको हिंदी में बोलते हैं समवर्ती सूची, राइट। कौन कौन सी सूचियां हैं इसमें? राज्य सूची, केंद्र सूची और एक है समवर्ती सूची, सॉरी समवर्ती सूची। तो ये समवर्ती सूची यानी ये, इसमें क्या है, कंकरेंट लिस्ट यानी ऐसे विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार हो, तो वो विषय निर्धारित किए गए हैं। जैसे कुछ सब्जेक्ट हैं जिन पर केवल राज्य कानून बना सकता है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर केवल केंद्र कानून बना सकता है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जो इन तीनों लिस्ट में नहीं होंगी, तो उस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। ये अंडरस्टूड है, राइट। ये लिखा गया है कि अगर ऐसी कोई बात होती है जो इन तीनों सूचियों में ना मौजूद हो, राइट, तो उस पर कौन बनाएगा? केंद्र। इसी को बोलते हैं केंद्र की अवशिष्ट शक्ति, ठीक है। 7th हो गया। इसके बाद 8th शेड्यूल यानी 8वीं अनुसूची, इसमें क्या है? लैंग्वेज यानी भाषा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सी भाषा इसमें है, राइट। और कभी कभी एग्जाम में पूछ भी दिए जाते हैं कि कौन सी भाषा इसमें नहीं है, तो आपको फिलहाल तो ये याद करना है कि किस लैंग्वेज किस अनुसूची में है, तो वो है 8वीं अनुसूची। फिर 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची में है लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म भूमि से संबंधित कानून, राइट, जिसमें सुधार किए गए थे। यह 9वीं अनुसूची हो गया। फिर 10वीं अनुसूची में क्या है? 10वीं में है दल बदल विरोधक कानून। दल बदल विरोधक कानून क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब पॉलिटिक क्लास होगी। यहां आपको याद रखना है कि 10वीं में क्या है? दल बदल निरोधक कानून, ठीक है। 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायत। और 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर पालिका, नगर पालिका, ठीक है। ये हो गए 12 अनुसूची। अब इनको आप पेयर में याद कर सकते हैं, जैसे 5 और 6 एडमिनिस्ट्रेशन इन शेड्यूल ट्राइब एरियाज, और 6 क्या है? ये 5वां हो गया। और 6 क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन इन शेड्यूल ट्राइब एरियाज इन अरुणाचल, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर, राइट। तो ये दो आपको याद हो गए। पहला तो राज्य और यूनियन टेरिटरीज हो गई। दूसरा क्या है? उस राज्य के अधिकारी, कौन कौन अधिकारी हैं उनके बारे में विवरण दिया गया है। तीसरा क्या है? इनके लिए शपथ क्रम से है। चौथा मैंने बता दिया कि राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का सीटों का प्रतिनिधित्व, राइट, कि किस यूनियन टेरिटरीज को और किस राज्य को कितनी सीटें राज्यसभा में मिलेंगी। 5वां 6वां हो गया। 7वां कंकरेंट लिस्ट है, उसमें 3 सूचियां हैं, स्टेट सूची, सेंट्रल सूची और राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। फिर 8वें में लैंग्वेज है। 9वें में आपका लैंड रिफॉर्म से संबंधित कानून है। 10वें में दल बदल, 11वें में पंचायत और 12वें में नगर पालिका, राइट। तो इस तरीके से आपको ये चीज याद रहेगा। चलिए, अब दूसरा सवाल है, फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ नेशन द सिस्टम ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ हैज बीन बोरोड इनटू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब एक राष्ट्र के किस संविधान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की प्रणाली भारतीय संविधान में
उधार ली गई है। अब बात यह है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होता है, तो इसको इंग्लिश में देखेंगे थोड़ा और क्लियर होगा। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये चीज हमारी ली गई है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से। अब इसमें दो चीज होता है, एक होता है प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ और एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब ये पॉलिटी की बहुत गहन अध्ययन का सब्जेक्ट है, उसमें जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में आपको इसके बारे में बताया जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या होता है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है। तो प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ यानी जो कानून बनाया जा रहा है वो जो प्रोसीजर है, लॉ के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, उस पर खरा उतरता है कि नहीं उतरता है। जैसे आपके पार्लियामेंट में एक कानून बनाया जाता है तो उसकी वैधता की जांच बस इतने से की जाती है कि ये अपने संविधान के विरुद्ध तो नहीं है, राइट। तो ये हो गया प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ और एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब हो गया, ये तो आपका जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, जो कानून बना है वो संविधान सम्मत होते हुए भी, कानून सम्मत है कि नहीं है, राइट, संविधान सम्मत होते हुए भी लोगों के लिए हितकारी है कि नहीं है, इसकी जांच की जाती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसी के तहत आपका जुडिशियल रिव्यू एक बड़ा पावर है जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट को मिला हुआ है। इंडिया में भी कोर्ट ने आर्टिकल 21 को लेकर के ही इसके बारे में बात किया था। ठीक, पहले ये माना गया कि अगर कोई प्रक्रिया संविधान सम्मत है तो वो प्रक्रिया कितनी भी अवैध है वो चल जाएगा। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने डिसीजन को बदला और ये कहा कि कानून सम्मत होते हुए भी आपको कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यही से बेसिक स्ट्रक्चर निकल के आया था संविधान का, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है। ये चीज कहां से लिया गया है, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहां से लिया गया है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आए। Who was the Prime Minister of India at the time of 52nd Constitutional Amendment introducing 10th schedule in the Constitution to the prohibited defection of legislator? अभी हमने 10th शेड्यूल के बारे में बात किया और 10th शेड्यूल क्या है, तो यही दल बदल, राइट। तो सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि 52वें संवैधानिक संशोधन के समय विधायकों के दमन नहीं है, ये दल बदल है। ठीक है, दल बदल को रोकने के लिए संविधान में 10वीं अनुसूची की शुरुआत करते हुए भारत का प्रधानमंत्री उस समय कौन था जब ये दल बदल कानून लाया गया था, राइट। तो इसका आंसर है राजीव गांधी। अच्छा, दल बदल किसमें है, दल बदल क्या होता है, इसके बारे में तो आप पॉलिटी में पढ़ेंगे ही। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। ये आपके हरियाणा से ही शुरू हुआ है। वहाँ पे एक आयाराम गयाराम, आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो ये एक विधायक थे जो रातों रात अपनी एक दिन में 4 बार पार्टियां बदली थी और 4 बार सरकार बनी और गिरी थी। तो ऐसे दल बदल को रोकने के लिए कानून लाया गया था। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया 4th नंबर क्वेश्चन। अब बात आती है 5th नंबर की। क्योंकि इंग्लिश में बोलूंगा, ये हिंदी में रहेगा, तो आपको बहुत सारे हिंदी के स्टूडेंट भी हैं और इंग्लिश के स्टूडेंट भी हैं, तो बाइलिंगुअल इसी तरीके से रहेगा। सामने आपको हिंदी दिख रहा है, मैं आपसे इंग्लिश में बोल रहा हूं। ठीक है। फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन, मतलब संविधान का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था। ध्यान रखिए कि संविधान का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था, राइट। तो इसका आंसर होगा हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, चौथा छूट गया क्या? ओके, चलिए तो 5वें का आंसर आप जान लीजिए
9 दिसंबर 1946 ये वो डेट है जब संविधान का पहला सत्र आयोजित किया गया था, पहली बार इसका बैठक हुआ था। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? बाय द वर्च्यू ऑफ विच एक्ट डायरेक्टरी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? किस अधिनियम के आधार पर भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू की गई थी? ये द्वैध शासन है, डायरेक्टरी, ठीक है। द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू की गई थी किस अधिनियम के द्वारा? राइट, तो इसका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919। अब द्वैध शासन क्या है? तो पहले तो ये जानिए कि भारत में जब अंग्रेजों का शासन था तो कुछ ऐसे प्रांत थे जो ब्रिटिश इंडिया कहलाते थे। ब्रिटिश इंडिया से बाहर भी कुछ भाग थे, जैसे रियासतें थी वो ब्रिटिश इंडिया से बाहर थी, उनके शासन तो था, हालांकि वो क्वीन के अधीन थे लेकिन फिर भी उनका अपना शासन था। लेकिन जो ब्रिटिश इंडिया के प्रांत हैं उनमें ब्रिटेन की संसद का शासन है। वहां के लिए, वहां के शासन के लिए इन्होंने ये कानून बनाते थे और उसी कानून में भारत सरकार अधिनियम 1919 का कानून पारित किया गया था। इसी में द्वैध शासन की व्यवस्था थी, यानी केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर, यानी प्रांत, केंद्र और प्रांत दोनों स्तर पर द्वैध शासन, ठीक है। इसमें कुछ हस्तांतरित विषय थे और एक विषय इसमें था जिसको कहते हैं कि हस्तांतरित विषय, और एक आरक्षित विषय, राइट। तो जो आरक्षित विषय होते थे, रिजर्व, वो गवर्नर के हाथ में होता था। यानी कि ऐसी बात है कि पहले तो उन्होंने चुनाव करवाया, कुछ इंडियंस चुन करके असेंबली में गए, उसके बावजूद भी कहा गया कुछ ऐसे कानून है जो रिजर्व रहेंगे गवर्नर के लिए, गवर्नर अपनी विशिष्ट शक्ति के द्वारा उस पर डिसीजन लेगा, राइट। कुछ विषय हस्तांतरित किए जाएंगे, उनमें से उनको सफाई की व्यवस्था दी गई और ऐसे कई काम दिए गए जो पब्लिक वेलफेयर में नहीं होता था, राइट। तो उसमें एक मंत्री ने भी कहा था कि हम ऐसे अधिकारी हैं कि हमारे पास दायित्व तो हैं लेकिन हमारे पास कर्तव्य है लेकिन दायित्व नहीं है, राइट। तो इसी के मामले में ये द्वैध शासन है और ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। चलिए, अब ये वही सवाल है, ये तो हो गया कि संविधान का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था, तो 19 दिसंबर 1946, राइट। 6 नंबर, द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, मतलब राष्ट्रपति सरकार किस सिद्धांत पर काम करती है, राइट। तो आपके देश में एक राष्ट्रपति है और जो शासन व्यवस्था है उसमें कार्य राष्ट्रपति है और वो राष्ट्रपति विधायी प्रधान है और कार्य प्रधान आपका प्रधानमंत्री होता है। तो सारी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास है, फिर भी राष्ट्रपति को बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, राइट। तो जब पॉलिटी आप पढ़ेंगे तो उसमें केंद्र है, राज्य है, दोनों की अलग अलग शासन व्यवस्था है, राइट। उनके बीच शक्तियों का संतुलन बनाने के लिए ये राष्ट्रपति सरकार कार्य करती है, ठीक है। सॉरी, शक्तियों का पृथक्करण, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है, यानी किस देश में संविधान लिखा नहीं गया है। जैसे इंडिया में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, 300 लगभग 392 आर्टिकल्स हैं और काफ़ी बड़ा हमारा संविधान है, सब कुछ सारी बातें लगभग उसमें लिखी गई हैं, जो नहीं लिखी गई हैं उसके ऊपर कानून भी बनाया जाता है। लेकिन ऐसा कौन सा देश है जहां संविधान लिखा नहीं गया है, वो है यूके। अमेरिका का भी संविधान लिखा गया है, कनाडा का भी है, ऑस्ट्रेलिया का भी है। यूके का संविधान लिखा नहीं गया है। वहां पे समय समय पर शासन की जो पद्धति डेवलप हुई, जैसे वहां के पार्लियामेंट ने अब तक जिस हिसाब से शासन किया है उसी हिसाब से आगे भी शासन होगा, यानी वहां कुछ लिखित नहीं है, पिछले अध्यादेशों और पिछले न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के आधार पर शासन होता है, राइट।
तो ये कहते हैं कि यहाँ का शासन लिखा नहीं, यहाँ का संविधान लिखा नहीं गया है, अलिखित संविधान है। ठीक है। अच्छा, 8वां नंबर, द वर्ड इंटीग्रिटी वॉज इंसर्टेड इन द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई विच अमेंडमेंट। यहां पर आपसे अमेंडमेंट की बात की गई है, तो किसके बारे में बात की गई है? अखंडता। अखंडता शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस अमेंडमेंट यानी किस संवैधानिक संशोधन के थ्रू डाला गया था? राइट, तो इसका आंसर होगा 42वां संवैधानिक संशोधन। 42वां संवैधानिक संशोधन कहते हैं कि इसने संविधान में लगभग आधा संविधान इसके द्वारा इस समय लिख दिया गया था। जो आपका अभी का संविधान है उसमें आधा संविधान इस समय डेवलप हुआ था, तो बहुत बड़े पैमाने पर संविधान में फेरबदल किया गया था 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। और इसी समय अखंडता शब्द जोड़ा गया था, और अखंडता के साथ में और कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो सोशलिस्ट और सेकुलर, ये वर्ड भी इसमें जोड़े गए थे, यानी समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। राइट, ये 42वां संविधान संशोधन है, ये आपको याद रखना है। और ये कब हुआ था? इमरजेंसी के टाइम में, सरकार इंदिरा गांधी। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायी अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित है? ये हम अभी बात वही कर रहे थे कि 7th शेड्यूल में 3 सूचियां हैं, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इसमें सारी बातें लिखी हुई हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो इसमें नहीं लिखी गई हैं, तो उन पर कानून कौन बनाएगा? उन पर मैंने कहा केंद्र कानून बनाएगा। तो ये केंद्र की अवशिष्ट शक्ति हो गई। राइट, तो इसमें यही क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ द लेजिस्लेटिव रेसिडियरी पावर? राइट, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सी, 200 आर्टिकल 248। 248 कहता है कि ऐसा कोई विषय जो संविधान में निर्धारित ना हो कि इस पर कानून कौन बनाएगा, तो उस पर अल्टीमेट पावर किसको कानून बनाने का है? तो वो केंद्र को है। 248। इसके साथ में 1-2 आर्टिकल आपको और याद रखने चाहिए, जैसे 246। राइट, टू 246 और हाँ, ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है 246 भी। और इसमें है कि पार्लियामेंट और राज्य विधानसभा के वस्तु यानी कि कौन कौन से विषय जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, उनकी विधिवत सूची बनाई गई है 246 में। राइट, ठीक है, तो 246 और 248 अब आपको याद रहेगा किस विषय पर कौन कानून बना सकता है, यह बात की गई है 246 में। और 248 में ऐसी बात है कि जो ऐसी कोई बात जो 246 में ना हो, उस पर कानून बनाने की शक्ति कौन रखता है? केंद्र रखता है। और ये बात किसमें की गई है? 248 में। तो यही केंद्र का अवशिष्ट शक्ति हो गया। राइट, अल्टीमेट पावर या एब्सोल्यूट पावर। ठीक है, थोड़ा हमें, हाँ, ये रहा आपका 10th नंबर क्वेश्चन। हमारे संविधान में यानी बाय विच नेम इज आवर कंट्री मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे संविधान में भारत को किस नाम से जाना गया है? तो भाई पहला संविधान, पहला आर्टिकल क्या है? इंडिया दैट इज भारत। राइट, ये पहले ही संविधान में लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत। तो ये क्या नाम हुआ आपका? इसका आंसर ए, भारत। सॉरी, ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, इसका इंग्लिश वाला में इंडिया दैट इज इंडिया एंड भारत। राइट, इंडिया एंड भारत, यही संविधान पहला दिया गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। राइट, तो ये पहला आर्टिकल ही है, तो जिन्होंने ये आंसर लिया होगा उनका सही होगा, क्योंकि हिंदुस्तान की बात नहीं की गई है,
केवल भारत नहीं है, भारत और हिंदुस्तान नहीं है। ठीक है। अब आपका 11th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेट्स एग्जामिन द फंक्शनिंग ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, राइट। इसका मतलब यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा रिट अधीनस्थ न्यायालयों के कामकाज की जांच करता है। रिट, जैसे आप आर्टिकल 32 पढ़ेंगे मौलिक अधिकार में, उसमें कहा जाता है कि नागरिकों के अधिकारों, यानी भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में जो भी अधिकार दिए गए हैं उसकी सुरक्षा के लिए जो आर्टिकल बनाया गया है वो है 32। इसमें क्या है कि कोर्ट विभिन्न रिट्स के द्वारा नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करेगा, राइट। और इसके अलावा एक आर्टिकल और है जो हाई कोर्ट को भी रिट का अधिकार देता है नागरिकों के अधिकारों के लिए। इसके अलावा भी रिट न्यायालय समय समय पर जारी करता रहता है अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से हैं, जैसे को वारंटो, इसको बोलते हैं अधिकार परीक्षा, राइट। ये अधिकार परीक्षा, परामादेश, उत्प्रेषण और बंदी प्रकटीकरण, 5 रिट्स होते हैं। 4 रिट्स तो हो गए। अब इन चारों में आपसे पूछ रहा है कि कौन से अधीनस्थ न्यायालयों के कामकाज की जांच करता है, राइट। ये आपका क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में न्यायालय अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के कामकाज की जांच करता है कि कहीं आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के तो काम नहीं कर रहे हैं, राइट। और यदि कर रहे हैं तो उसका उत्प्रेषण कीजिए, यानी कि उसको हमारे पास भेजिए। बाकी आप पॉलिटी में पढ़ेंगे तो ये चारों पांचों चीजें डिटेल में पढ़ाई जाएंगी ताकि आपको याद भी रहे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12, समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क्स हैज बीन इनरिच्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज वन ऑफ द, इनमें से किस में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार को डाला गया है, तो ये आपका हो जाएगा डीपीएसपी, राइट। डीपीएसपी में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है, और इसमें आर्टिकल भी है एक, और वो आर्टिकल है, चलिए अभी आर्टिकल ध्यान नहीं आ रहा है, तो 39D। ठीक है, तो 39D किस में है, डीपीएसपी में, राइट। तो इसका आंसर डीपीएसपी यानी बी। संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो पहले तो आप ये जानिए कि कौन सा मौलिक कर्तव्य होता है, राइट। तो ये 10 कर्तव्य हैं, और आप जब भी एनसीईआरटी बुक खोलेंगे तो उस पर फर्स्ट पेज पे ही होता है, तो आपको इसे याद करना चाहिए कि कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं जो नागरिकों को दिए गए हैं कि उन्हें निभाना चाहिए, राइट। पूछ रहा है इनमें से कौन उस मौलिक अधिकार में नहीं है। सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने के लिए, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। तो सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना ये नागरिक के मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं किया गया है, राइट। ठीक है, अब ये फंडामेंटल ड्यूटीज कब आए थे, तो 42वें संवैधानिक संशोधन, वही मैंने आपको बताया, 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में, राइट। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। तो ये तीनों चीजों आपको याद रखनी है, 42वां संविधान संशोधन 1976 और सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर, राइट। हाँ, इसमें थोड़ा सा आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल आर्टिकल आपको याद करने पड़ेंगे, और ये अक्सर एग्जाम में आते हैं क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को ये आर्टिकल्स निर्धारित करते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन कौन सा है, 14वां।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू क्रिएट, नो, हु होल्ड द पावर टू अपॉइंट द नॉमिनीज फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा, यानी लोकसभा में दो इंग्लो इंडियन जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। चलिए मैंने आपको इसका आंसर ही बता दिया। तो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से दो प्रत्याशियों को नियुक्त किया जाता है और इसको नियुक्त करने की शक्ति कौन रखता है, तो राष्ट्रपति, राइट। अब राष्ट्रपति नियुक्त करता है तो इस आर्टिकल की बात की जाती है कि ये बात किस आर्टिकल में की गई है, ठीक है। तो ये है 331 का आर्टिकल, राइट। आर्टिकल 331 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अपनी समझ से दो एंग्लो इंडियन, अगर उनका प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं है तो दो एंग्लो इंडियंस को नियुक्त कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है, राइट। ये चीज आपका केंद्र में है यानी पार्लियामेंट में। और राज्य की विधानसभाओं में भी ऐसा एक कानून है कि गवर्नर अगर उचित समझे, उसे लग रहा है कि एंग्लो इंडियन का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वो किस आर्टिकल के थ्रू ये पावर रखता है, तो 333, राइट। 331 राष्ट्रपति को दो एंग्लो इंडियन नियुक्त करने की शक्ति है और 333 के थ्रू राज्यपाल को दो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नियुक्त करने की शक्ति है, राज्यपाल को राज्य विधान सभाओं में, राइट। तो 331 और 333 आपको याद रहेगा। अब बीच में एक आर्टिकल आता है 332, राइट। तो इस पर थोड़ा सा अगर आपको कंफ्यूजन होता हो इस पर, तो चलिए इस पर हम कभी और बात करेंगे, क्योंकि अभी अगर करेंगे तो ये क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, राइट। तो ये पॉलिटी में आपको पढ़ना ही है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके पास एक नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने की शक्ति है, ठीक है। Who holds the power to appoint the nominee from the Anglo-Indian community in the Lok Sabha? तो ये नई अखिल भारतीय सेवा को बनाने की शक्ति संसद के पास होगी, राइट। इसमें यूपीएससी है तो यूपीएससी नई अखिल भारतीय सेवा नहीं बना सकता, इन सेवाओं के सिलेक्शन के लिए एग्जाम कंडक्ट करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल और भारतीय राष्ट्रपति, इनमें से संसद है और संसद में भी राज्यसभा, ठीक है। किसी अखिल भारतीय सेवा के लिए को निर्धारित कर अगर बनाना चाहता है तो राज्यसभा प्रस्ताव पारित करता है और उस पर लोकसभा विचार करता है, ठीक है। दोनों संसद में बिल पारित होता है तो एक नई शक्ति का नई सेवा, अखिल भारतीय सेवा का पोस्ट बनाया जाता है, ठीक है। चलिए अब बात आएगी 16वें नंबर क्वेश्चन की। एंशियंट हड़प्पन टाउन सुरकोतरा इज सिचुएटेड इन विच मॉडर्न डे स्टेट, यानी वर्तमान के किस राज्य में सुरकोतरा, जो कि प्राचीन हड़प्पन सभ्यता का एक नगर था, वो किस राज्य में स्थापित है, आपके वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थापित है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, ठीक है। गुजरात में सुरकोतरा प्राचीन हड़प्पन कालीन एक नगर है और ये गुजरात में स्थित है, ठीक है। गुजरात में ही आपका लोथल है जो गोदीवाड़ा है, राइट। कौन सा एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, गद्य और पद्य यानी कविता। ऋग्वेद केवल कविता है, सामवेद में भी कविता है, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है ये आप डिटेल में पढ़िए। अथर्ववेद तो कर्मकांड के लिए है, इसमें सामवेद है तो सामवेद में संगीत की बात की गई है और इसमें ऋचाएं लिखी गई हैं भगवान की स्तुति के लिए जो उस समय के ईश्वर होते थे, राइट। हाँ ये चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में थोड़ा और फैक्ट हम जानेंगे, राइट। द एक्सपोंडर ऑफ योगा फिलॉसफी वाज, यानी योग दर्शन का प्रतिपादक
कौन है? तो ये तो आप सब लोगों को बहुत इजीली पता होगा, राइट, कि योग का प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। ठीक है, ये आपके भारतीय दर्शन है, और भारतीय दर्शन में दो हैं, एक है नास्तिक दर्शन और एक है आस्तिक दर्शन। तो आस्तिक दर्शन में ये आपके सभी आते हैं, इसमें 6 दर्शन आते हैं जिनको कहते हैं हम षड दर्शन, राइट। इसमें न्याय, वैशेषिक, शंख, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो इसमें हमने किसकी किसकी बात करी है? चलिए इसको हम थोड़ा सा अलग पेज पे समझ लेते हैं। छह दर्शन है, इन्हें आस्तिक बोलते हैं, और नास्तिक में आपका आते हैं बुद्ध, जैन और इसके अलावा चरवाक। हालांकि ये चीजें आपको हिस्ट्री के क्लास में डिटेल में पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहां पर कौन क्या क्या है ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका एक हो गया न्याय, राइट, वैशेषिक, सांख्य, मीमांसा और एक है उत्तर मीमांसा। अब इन दर्शनों के अंदर क्या है ये आपको हिस्ट्री क्लास में डिटेल में बताई जाएगी। यहाँ अगर बताने लगे तो ये पूरा क्लास ही चला जाएगा इसी पर, ठीक है ना। और इसके अलावा योग, ये 6 दर्शन है। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कौन सा दर्शन किस व्यक्ति द्वारा दिया गया है, राइट। और जो हम आस्तिक की बात कर रहे हैं उसमें जैन, बुद्ध और चरवाक तो आते ही हैं। मतलब जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि इनका विश्वास है ईश्वर और आत्मा में, राइट। और जो नास्तिक दर्शन है जैसे जैन, बुद्ध और चरवाक, ये आत्मा तो मानते हैं लेकिन ईश्वर नहीं मानते, राइट। इसीलिए आत्मा का पुनर्जन्म मानते हैं और उसका कारण मानते हैं कर्मों का, ठीक है। अब इन दोनों में भी, तीनों में भी अलग अलग भेद है, वो आप उसमें जाकर के देखेंगे कि वो भेद कौन कौन सा है, राइट। यहां आपको जानना है कि न्याय के लिए गौतम है, वैशेषिक कणाद हैं, सांख्य के लिए कपिल हैं, पूर्व मीमांसा के लिए जैमिनी है और उत्तर मीमांसा वदरायण, राइट। ये आपको याद रखना है और हमने ये चीज आपको एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं एक बार यहां लिख देता हूं, योग पतंजलि तो हो ही गया, ठीक है। न्याय गौतम, राइट, वैशेषिक कणाद, राइट, और सांख्य के हैं कपिल मुनि, कपिल मुनि, ठीक है। मीमांसा के हैं जैमिनी और उत्तर मीमांसा के हैं बदरायण। ये आपको याद रखना चाहिए, ये अक्सर आपके साथ फैक्ट में पूछा जाएगा और कभी ये आपको मिलान करने के लिए दिया जाएगा, इसमें से 3-4 कि बताइए इसमें से कौन किसके हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया योग। इसमें योग कौन है? पतंजलि, आपको याद रहेगा आप, राइट। उन्नीस नंबर क्वेश्चन। हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा क्योंकि लैंग्वेज इंग्लिश में पेपर बनता है और इंग्लिश में उसका, हिंदी में उसका ट्रांसलेट किया जाता है, गूगल ट्रांसलेट। यही एग्जाम में भी होता है, हर एग्जाम में आपसे कहा जाता है कि हम इंग्लिश ही, अगर कोई गलती होती है हिंदी इंग्लिश में तो इंग्लिश का शब्द मान्य होगा। तो हर कोई इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, पहले तो ये ध्यान रखिएगा आप हिंदी में पढ़ रहे हैं, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसे इंग्लिश में भी देख लीजिए एक बार, ठीक है। अगर नॉट की जगह पे इज है या कोई चेंज नंबर, कोई वर्ड मिस हो जाता है तो वो इंग्लिश का ही मानेंगे, ठीक है ना। तो हिंदी होते हुए भी आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन को देखने की आदत रखें, ठीक है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेक्रेड बुक ऑफ बुद्धिस्ट, यानी निम्नलिखित में से बौद्धों की पवित्र पुस्तक कौन सी है। तो बौद्धों की बात करी हमने, अगर आपने थोड़ा सा हिस्ट्री में पढ़ा होगा
तो उपनिषद जानते हैं, ये हमारे साहित्य का भाग है, वैदिक साहित्य का, ठीक है। वेद तो हमारा वैदिक साहित्य है ही। त्रिपिटक और आगम, तो ये त्रिपिटक है जो बौद्धों की पवित्र पुस्तक है, राइट। और इस त्रिपिटक में आते हैं शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अब इन तीनों में क्या है ये आपको क्वेश्चन बताया जाएगा, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है त्रिपिटक में कौन से आते हैं, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये बुद्ध की शिक्षाओं और बुद्ध के दर्शन और बुद्ध के आचरण पर आधारित हैं, ठीक है।